सिर्फ चरखा चलाने से आजादी नहीं आ रही है। मैं नहीं मानता। महात्मा गांधी जी का जो है सपोर्ट मुसलमानों को थोड़ा ज्यादा था एज कंपेयर टू हिंदू। समझ रहे हो? हाय गाइस, channel to my welcome. सॉरी सॉरी। वेलकम टू माय चैनल। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक एस्से है। उस चैप्टर का समरी देखेंगे, मतलब पूरा होल चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ समरी देखेंगे कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो राइटर है तो वो तो हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगर कोई पूछ ले, मतलब एग्जाम में पूछ ले कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी लिख दीजिएगा। अब बड़ा में लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चांस बनता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए जन्म कब हुआ था। उनका जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 याद कर लीजिएगा जिसको नहीं याद है। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक फेनेटिक्स के हाथ हुई। फेनेटिक्स मतलब जो धर्म को सपोर्ट करता है, मतलब गोडसे जो थे वो धर्म के सपोर्टर थे, हिंदू धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। इसलिए गोडसे के अनुसार महात्मा गांधी का जो है झुकाव मुसलमानों के तरफ ज्यादा था एज कंपेयर टू हिंदुओं। उनको मुसलमानों का तकलीफ ज्यादा दिखता था एज कंपेयर टू हिंदू। और हिंदू में भी दलित समाज जो कि बहुत पिछड़े हैं उनका उनको कोई समस्या नहीं दिखता था, लेकिन सबसे ज्यादा वो मुसलमान को प्रेफर करते थे। और आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो ये सही लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, महात्मा गांधी मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और नेहरू के समय में भी बहुत ज्यादा मुसलमानों को सपोर्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि महात्मा गांधी का जो मृत्यु है एक फेनेटिक्स के हाथों हुआ। महात्मा गांधी की 2 किताबें हैं। ऑटोबायोग्राफी है पहला, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इनका एक्सपेरिमेंट होगा कुछ ट्रूथ के लिए, तो उनके लिए एक बुक है। उस दूसरा बुक है यंग इंडिया। तो इन दोनों बुक का बस नाम जान लीजिए, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे ऑब्जेक्टिव में। महात्मा गांधी जो है सबको पता है कि नन वायलेंस से, बिना वायलेंस के देश को आजादी दिलाया है। कहने का मतलब सिर्फ चरखा चलाने से आजादी दिलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ महात्मा गांधी के चरखा चलाने से या नन वायलेंस से आजादी नहीं आ गई, उनके पीछे बहुत सारे कुर्बानियां थी। भगत सिंह हुए, सुखदेव, राजगुरु और ना जाने कितने जो अननोन है, जिनके बारे में कोई नहीं जानते हैं। और आजाद हिंद फौज के लाखों सैनिक और उनके लीडर सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी कड़ी मेहनत से देश आजाद हुआ है। तो कोई अगर ये कहता है कि सिर्फ गांधी जी के चरखा चलाने से देश आजाद हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है उसका समरी बस इतना ही है, इतना। तो आइए अब इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ का समरी देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर इन वर्ल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो है सुपीरियर इन वर्ल्ड है, और सही बात है। इतना साल पुराना हिंदू सभ्यता, सबसे पुराना सनातन धर्म ही है, तो वो तो सुपीरियर होगा ही ना, बाप बाप होता है। तो रोमन ग्रीस फेरोस, फेरोस मंगोलियन को कहते हैं, मंगोलियन जो साम्राज्य था उस समय में। रोमन ग्रीस फेरोस जापान हैज वेस्टर्नाइज, मतलब रोमन ग्रीस फेरोस ये सब अपना जो ओरिजिनल कल्चर था उसको भूल के वेस्टर्नाइज कर लिया, मतलब वेस्टर्न कल्चर में एडॉप्ट हो गए हैं। और वेस्टर्न कल्चर खुद ग्रीस से सीखे हुए हैं। आप देखिए वेस्टर्न यूरोपियन लर्न फ्रॉम ग्रीस। यूरोपियन जो है, जो वेस्टर्न कल्चर जो यूरोप से आया है, यूरोपियंस खुद जो है ग्रीस से सीख के पैदा हुए हैं, मतलब ग्रीस का कल्चर को अपनाए हैं। और उसमें जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को नहीं करके यूरोपियन लर्न्स फ्रॉम ग्रीस एंड अवॉइड मिस्टेक। और देखिए यूरोपियन ग्रीस से सीखा और उन्हीं के मिस्टेक को अवॉइड किया है, और ग्रीस जो है खुद का जो कल्चर है वही भूल गया है। तो पहले पैराग्राफ में यही है समरी। सेकेंड पैराग्राफ में महात्मा जी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अपने कल्चर से मूव नहीं करना चाहता है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल विद आवर कल्चर, मतलब इंडियन पीपल जो है अपने कल्चर को ही फॉलो करते रहना चाहते हैं, ना कि किसी अदर कल्चर को अपनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ मूर्खों को आपने देखा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन लोगों के चक्कर में ना हम लोग का कल्चर डूब रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया इज अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोल्ड बिकॉज वी डू नॉट चेंज आवर कल्चर।
कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ लोग मतलब यूरोपियंस के हिसाब से यार इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, अनसिविलाइज्ड कंट्री है। इन लोगों का माथा खराब हो गया है। इंडिया का इतना पुराना हिस्ट्री है, उनको ये लोग अनसिविलाइज्ड बताते हैं। क्यों बताते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। कहते हैं इग्नोरेंट है, यहाँ का पीपल मूर्ख है, स्टोलेंट है, मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है। आर्यभट्ट इतना महान गणितज्ञ है, इन लोगों को मंद बुद्धि लगता है क्योंकि वी डू नॉट चेंज आवर कल्चर, क्योंकि हम उन लोगों के कल्चर में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन लोगों को लगता है कि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग मंद बुद्धि हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैराग्राफ 2 का समरी बस यही था। अब पैरा 3 देख। तीसरा पैराग्राफ में सिविलाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। सिविलाइजेशन इज अ मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन जो है व्यवहार करने का एक तरीका है, मोड टू कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि एक मैन को, एक मनुष्य को उसके ड्यूटी के पाथ को, मतलब ड्यूटी जो उसका वर्क है, जो उसका धर्म है, उसके रास्ता को दिखलाता है। सिविलाइजेशन इज अ मोड ऑफ कंडक्ट, एक व्यवहार का तरीका है जो एक मनुष्य को उसके ड्यूटी यानी उसके धर्म के रास्ता को बतलाता है। ठीक है, ये है। और सिविलाइजेशन को गुजराती में गुड कंडक्ट कहा गया है, इसका मतलब गुजराती में कहा गया है। ये शायद ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और चौथा पैराग्राफ में जो है बताया गया है कि अगर ये सिविलाइजेशन का डेफिनेशन सही है तो इंडिया से किसी को सीखने की जरूरत नहीं है सिविलाइजेशन के मामले। पांचवें पैराग्राफ में महात्मा गांधी मेटेलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बताना चाह रहे हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब स्थिर न रहने वाला पक्षी है। और द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, जितना इसको मिलता है उतना और ज्यादा ये इच्छा करता है। जैसे आज बाइक है तो कल कार होना चाहिए, कल कार है तो प्राइवेट जेट होना चाहिए। ये माइंड रेस्टलेस बर्ड मतलब कि विचलित पक्षी है, जिसको जितना दो और चाहिए इसको। दूसरा पॉइंट में कहना चाह रहे हैं, दे शो द हैप्पीनेस वाज अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है जिसको कि बदला जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। छठा पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं कि द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। जो जितना अमीर है वो उतना ही दुखी है, क्योंकि उसको 17 तरह का टेंशन है। और द पुअर टू बी हैप्पी, और पुअर मस्त जीता है जिंदगी, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं है। चाहे कितना भी देश डेवलप कर ले, लेकिन मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। मिलियंस, लाखों करोड़ों लोग हमेशा पुअर रहेंगे। कितना भी डेवलप कर लेंगे तो लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि गरीबी का लेवल ऊपर हो जाएगा। यही महात्मा गांधी जी बताना चाह रहे हैं। देयरफॉर आवर एंसेस्टर्स स्टॉप अस फॉर लग्जरी एंड प्लेजर। इसलिए हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वजों ने हमें रोका। किसके लिए रोका? लग्जरी के लिए रोका, मतलब लग्जरी लाइफ जीने के लिए रोका, और प्लेजर ऐशो आराम के लिए रोका। इन आवर सिविलाइजेशन देयर इज नो कट थ्रोट कंपटीशन। अगर हमारा सिविलाइजेशन जैसा हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल वाला, अगर वो अभी चल रहा होता तो इस तरह का कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता। कट थ्रोट कंपटीशन मतलब गला काट कंपटीशन। इन आवर सिविलाइजेशन देयर इज नो कट थ्रोट कंपटीशन। देखिए हम लोगों के अभी भारत में इतना कंपटीशन है कोई भी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, काहे कि हम लोग जो है मैकाले का एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक यूरोपियन था। उन्होंने ये लॉ बना दिया एजुकेशन सिस्टम, और हम उसको अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। इसलिए आज कट थ्रोट कंपटीशन है, इतना ज्यादा हर एक फील्ड में कंपटीशन है। लेकिन अगर हमारा सिविलाइजेशन यानी इंडिया का सिविलाइजेशन यानी गुरुकुल सिस्टम चल रहा होता अभी, तो इस तरह का समस्या देखने को नहीं मिलता। ऐसा महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। सातवें पैराग्राफ में रीजन्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों हमें विलेज में रहना चाहिए और ज्यादा ऐशो आराम में नहीं रहना चाहिए। आइए देखते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इन सिटीज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। रीजन क्या है कि हम लोगों को सिटी में नहीं रहना चाहिए, बड़े बड़े डेवलप सिटी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे गैंग होता है। किसका? तो रॉबरस का, लुटेरा का, थीव्स का, चोरों का।
उसके बाद देखिए, द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, हमेशा गरीब लूटा जाता है अमीरों के द्वारा। आप देखे होंगे, एक गरीब जाता है बड़े शहरों में नौकरी करने के लिए और अपना जिंदगी, पूरा जिंदगी बिता देता है 10-15 हजार का नौकरी करने के लिए, तो अमीर लोग जो है उससे करोड़ों का कंपनी बना लिए हैं। तो वही महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे हैं, द पुअर मैन वुड बी robbed by rich men in cities, therefore our ancestors satisfied with villages, इसलिए हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, छोटे छोटे विलेज में ही सेटिस्फाई थे, खुश थे। ठीक है। 8वें पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो किंग से बहुत ऊपर के पद पे थे। द किंग्स आर इंफीरियर टू द ऋषि, किंग्स जो थे, राजा महाराजा, वो बहुत नीचे थे। और आज भी देखिए, आज के जो राजा महाराजा हैं, ये आज के जो राजा महाराजा हैं, ये लोग, ये भी इनसे प्रेरित होके आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं सही बात लगता है गांधी जी का, जो द किंग्स आर इंफीरियर टू ऋषि, किंग्स जो थे वो बहुत नीचे थे ऋषियों से, मुनियों से। उस समय में लॉयर्स और डॉक्टर्स डू नॉट रॉब पीपल, उस समय में जो लॉयर्स डॉक्टर्स थे वो पीपल्स को रॉब नहीं करते थे, लूटते नहीं थे। जैसे वैद ऋषि सब जो थे, जो उपचार करते थे, वो लोग को देखिए, वो लोग फ्री में कर देते थे सबका उपचार, कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे। लेकिन आज 17 तरह का ट्रीटमेंट लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आजकल के डॉक्टर लॉयर्स हमेशा लूटते हैं। They solved their problems together and lived independently, पहले के लोग जो है कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं रहते थे, अपना पंचायत में बैठ के सब कुछ मैटर सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आजकल कोर्ट कचहरी का चक्कर है। आजकल भी गांव सब में, गांव देहात सब में जो है लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाता है, पंचायत में ही बैठ के अपना मामला सॉल्व कर लेता है। एंड एंजॉय देयर ट्रू होम रूल, और जो उनका घर का रूल है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो 8वां पैराग्राफ में का समरी बस इतना ही था। 9वां पैराग्राफ ये बताना चाह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये मोरल बीइंग यानी नैतिकता को बढ़ावा देता है। द इंडियन सिविलाइजेशन इवॉल्व मोरल बीइंग्स, यानी इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता को बढ़ावा देता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। Whereas Western civilization propagate immorality, वहीं पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता को बढ़ावा देता है। अगले पॉइंट में है, फ्यूचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो फ्यूचर होगा वो गॉडलेस होगा, क्योंकि वो लोग गॉड को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो फ्यूचर होगा अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, और वो गॉडलेस होगा। इसलिए इंडियन पीपल को इंडियन सिविलाइजेशन से ऐसे चिपक के रहना है जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से चिपक के रहता है। फ्यूचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का फ्यूचर भगवान से विहीन है। देयरफॉर हग आवर सिविलाइजेशन लाइक अ चाइल्ड हग हर मदर, इसलिए हमें अपने सिविलाइजेशन को इस तरह से गले लगाना है जैसे एक बच्चा अपनी माँ को गले लगाए रखता है। 11वें पैराग्राफ में गांधी जी पूछते हैं, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन आर्थिक सुख को वर्शिप करने वाला सिविलाइजेशन है। आर्थिक भोग जैसे नया कपड़ा, नई गाड़ी, ये सब चीजों को भोग करने वाला, मतलब इन सब चीजों को पूजा करने वाला सिविलाइजेशन है। What is modern civilization? It is the worship of material and brutal in us, और हमारे अंदर जो जानवर है उनको पूजा करने वाला सिविलाइजेशन है। हमारे अंदर जो जानवर है उनको पूजा करने वाला सिविलाइजेशन है, और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूजा करने वाला सिविलाइजेशन है। और वहीं पे 12वें पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है, अपने क्लाइमेट, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है। वहीं पे इंडियन सिविलाइजेशन अपने क्लाइमेट, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है। इसलिए इन दोनों को मिक्स करना उचित नहीं है। यानी कि अगर कोई इंडिया में रह के वेस्टर्न सिविलाइजेशन फॉलो करता है तो ये सही नहीं होगा। वेस्टर्न इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट
एंड वी हैव सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर क्लाइमेट। हम दोनों का अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग सराउंडिंग है, उस हिसाब से सिविलाइजेशन है। तो देयर फॉर इट इज नॉट वैल्यूबल टू मिक्स इट, इसलिए इनको मिलाना उचित नहीं होगा। 13वां पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ह्यूमन के वांट्स को बढ़ा देता है, यानी हमारा जो जरूरत है उसको बढ़ा देता है। जैसे कि चौक पे भी जाते हैं तो मोटरसाइकिले से जाते हैं, तो ये जो ह्यूमन चौक पे जाना मोटरसाइकिल से हुआ, ये क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा काम करना। लेकिन हम लोग का जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हार्ड वर्क करना सिखाता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन मल्टीप्लाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारा नीड्स है, उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के काम करना सिखाता है। वेयर एज इंडियन सिविलाइजेशन फोकस ऑन हार्ड वर्क, इंडियन सिविलाइजेशन हार्ड वर्क करना सिखाता है। 14 नंबर पैराग्राफ में है सम ऑफ द ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज टू मैडनिंग। कुछ जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का इन्वेंशन है, जैसे डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी है, ये इसमें बताया गया है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ आदमी का, इवोल्यूशन कैसे हुआ है ह्यूमन बींग्स का। लेकिन क्या इवोल्यूशन के बारे में हमारे ग्रंथों में नहीं बताया गया है? विष्णु जी का जितना भी जन्म है, मत्स्य जन्म से लेके राम जन्म और कृष्ण जन्म तक, वो पूरा इवोल्यूशन को दर्शाता है, लेकिन उन पे किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन का इन्वेंशन डार्विन्स का लॉ पे सबका ध्यान चले जाता है। यही 14वां पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी बतलाना चाहते हैं। 15वां पैराग्राफ बताता है कि वेस्टर्न लोग जो है वो डिस्कवरी किए मेटलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, वहीं पे इंडियन सिविलाइजेशन डिस्कवरी किए थे रिलीजन के लिए। they made their discoveries in things material। वेस्टर्न दे यहाँ पे वेस्टर्न के लिए यूज हुआ है, वेस्टर्न लोगों के लिए। वेस्टर्न लोग जो है अपने सिविलाइजेशन में मेटेरियलिस्टिक चीजों का डिस्कवरी किए। एंड हिंदुइज्म हैड मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। वहीं पे हिंदुइज्म जो है रिलीजन के पर्सपेक्टिव से अपना डिस्कवरी किया। एक बात बताइए, आज के लोग जिसको मॉडर्न डिस्कवरी कहते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो राइट ब्रदर्स खोजा था, तो एक बात बताइए, राइट ब्रदर्स बनाया हेलीकॉप्टर, लेकिन हमारे ग्रंथों में भी तो इसका डिस्कवरी माना गया है, पुष्पक विमान। क्या अगर वो लोग उड़ने वाले वस्तु के बारे में सोच सकते हैं, लिख सकते हैं हमारे पूर्वज लोग, तो क्या बना नहीं सकते हैं? जो है जैसे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन हमारे ग्रंथों में या हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया, बस हम लोग पेटेंट नहीं करवा पाए या हम लोगों को दिखाने का शौक नहीं था। वही देखिए 16 पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहते हैं वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट डिस्कवरीज। इतने महान डिस्कवरीज देखने वाला ही हमारे यहाँ कोई नहीं था, इसलिए हम लोग को आज पीछे देखा जाता है और वो लोग आगे दिखते हैं। इट सीम्स लाइक गॉड प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग मेटेरियलिस्टिक लाइन। इससे ऐसा लगता है कि भगवान हम लोगों को मेटेरियलिस्टिक लाइन पे प्रोग्रेस करने में रोक रहा है कि उधर मत जाओ, अपने मन पे कंट्रोल रखो। 17वें पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन गवाह है किसका? फॉल ऑफ बेबीलोन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, ये सब नए नए सिविलाइजेशन आते गए और जाते गए, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यही कहते हैं। और 8वें पैराग्राफ में कहते हैं गो टू द ग्रीस वेयर इज फेमस एटिक सिविलाइजेशन। ग्रीस में जाके देखिए कहाँ गया फेमस एटिक सिविलाइजेशन, आया और खत्म हो गया। नाउ केम बैक टू इंडिया फाइंड एंशिएंट रिकॉर्ड्स, फिर वापस इंडिया आइए और एंशिएंट रिकॉर्ड को देखिए, उसके बाद आप खुद कहिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन सबसे आगे है। इस पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं कि हजारों सिविलाइजेशन आते गए और जाते गए, और जो सिविलाइजेशन अभी चल रहे हैं वो भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कहते हैं ना हमारे ग्रंथों में, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु तय है। हिंदू सिविलाइजेशन कभी जन्म नहीं लिया, इसलिए ये
गांधी जी 19वें पैराग्राफ में बताते हैं कि इट इज ट्रू दैट देयर वेयर डंग हेप्स। ये सही बात है कि इंडिया में हर एक जगह गोबर का ढेर है, बट देयर वेयर ट्रेजर्स इनसाइड दिस, लेकिन इन गोबर के ढेर में ही खजाना छुपा हुआ है। ऐसा गांधी जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेजर्स था उनको मुगल आक्रमणकारियों ने और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने और अंग्रेजों ने मिलकर गोबर का ढेर बना दिया है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इंडिया में जहां तहां गोबर का ढेर है, लेकिन उसी गोबर के ढेर में खजाना छुपा हुआ है। और 19वें पैराग्राफ में कहते हैं, 20वें पैराग्राफ में, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट। हमारा सिविलाइजेशन आत्मभोग पे डिपेंड नहीं करता है, बट अपॉन रिस्ट्रक्टिंग वांट्स, बल्कि आत्मभोग को रोकने पे काम करता है, आत्मभोग ना करने का सलाह देता है। और यही कारण है कि इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक बचा हुआ है और हजारों लाखों सिविलाइजेशन आए और चले गए। 21वें पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी कहते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियंस। यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियंस के लिए बहुत बढ़िया है, बट इफ वी कॉपी इट, अगर हम उसको कॉपी करते हैं, इट इज डेंजरस फॉर आवर कल्चर। यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियन के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम उन लोग को कॉपी करते हैं तो ये हमारे सिविलाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों के वजह से उन लोगों का सिविलाइजेशन हम लोग कॉपी कर रहे हैं। इन लोगों को तो उसी तरह बैन कर देना चाहिए इंडिया में जिस तरह उन लोगों को बैन किया गया उन्हीं के देश में। 22वें पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी बोलते हैं, दे इंक्रीजेस फॉर मेटेलिक कंफर्ट इन सच एन एविल। मेटेलिक कंफर्ट जो है उनके सिविलाइजेशन में इस तरह बढ़ाया जाता है और वो बाद में एविल बन जाता है, बाद में गुंडा बन जाता है। I broadly say that Europeans themselves will have to remove their outlook। और गांधी जी ये ब्रॉडली कहते हैं कि जो यूरोपियंस को भी अपना सिविलाइजेशन बदल के इंडियन सिविलाइजेशन से मिल जाना चाहिए। और आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि एस्कॉन के मदद से ऐसा सफल होता हुआ नजर आ रहा है। कई वेस्टर्न फिलोसफर कहते हैं कि अपने जिंदगी में प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग का फिलोसफी रखना चाहिए। वेस्टर्न फिलोसफर से दैट प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है, बट नो दे प्रमोट हाई लिविंग। लेकिन अभी के समय में वेस्टर्न जो पीपल्स हैं वो लोग हाई थिंकिंग के बजाय हाई लिविंग को प्रमोट करते हैं। बट वी आर द फ्यू हु प्रमोट हाई थिंकिंग। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडियन लोग ही हैं जो हाई लिविंग के बजाय हाई थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। 13 नंबर और 14 नंबर पैराग्राफ में आप खुद से पॉइंट बनाइएगा, सब कुछ हम ही कर देंगे तो आप क्या कीजिएगा। 13 नंबर में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, सेम टू सेम वही है कि हम अपने वांट्स को कम करें, जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, उनको सही जगह, उस जरूरत को सही जगह इस्तेमाल करें ताकि लोग के हैप्पीनेस को बढ़ाएं। यही सब चीज़ है। और 14 नंबर भी सिमिलर ही है। इसमें से 3-4 या 1-2 पॉइंट आप खुद से बनाइए, तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है।